हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप स्क्रीन पर ये जो बुक देख रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की, इसमें जीके और जीएस के 3100 क्वेश्चंस हैं। और ये कैसे क्वेश्चंस हैं? ये आरआरबी 2020 के पूर्व की ऑनलाइन परीक्षाओं के सभी 360 प्रश्न पत्रों का अध्यायवार संकलन है। यानी कि जो आरआरबी में एग्जाम्स हुए हैं 2020 से पहले, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ या एनटीपीसी का, आरआरबी जेई का, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी का, तो ये जो एग्जाम्स हुए हैं इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनका टॉपिक वाइज संकलन है ये बुक। इसमें 3100 जो प्रश्न हैं, इसमें व्याख्या के साथ जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनको मैं व्याख्या के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ जो है मैं आपको कराऊंगा। सभी 3100 प्रश्न जो है मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा एक एक करके। और डेली इसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरह जो है ये 31 पार्ट में ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी और इसको आपको डेली आदत बना लेनी है। 100 क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा। वीडियो को आपको आराम से पूरा वीडियो देखना है। और दोस्तों, इसके लिए जो है मैं आपसे सपोर्ट चाहूँगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शेयर ना कर पाएँ तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों, इसी तरह से जो है अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं और भी सब्जेक्ट में आपको कराऊंगा, साइंस भी कराऊंगा और मैथ, रीजनिंग, ये सब भी मैं आपको करा पाऊँ। तो इसलिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है बताना है। और ये सभ्यता दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसकी खोज जो है कब हुई थी? इसकी खोज 1921 में हुई थी। और किसने की थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। दयाराम साहनी और इसके अलावा माधव स्वरूप वत्स के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी 1921 में। और अगर हम बात करते हैं ये कितने साल पुरानी है सभ्यता, तो अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी के अनुसार ये जो सभ्यता है इसका जो टाइम पीरियड है 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 बीसी तक जो है ये सभ्यता मानी जाती है। तो यहाँ पे तो इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है 2600 से 1900 बीसी तक। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है इसका जो करीब आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 3000 ईसा पूर्व। और कुछ इतिहासकार जो है इसको 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक भी मानते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो सबसे जो करीब का ऑप्शन होगा वो 3000 ईसा पूर्व जो है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। डैश का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पे पूछा गया किस सभ्यता का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका टाइम पीरियड 2600 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास का है। और कुछ इतिहासकार इसको 3250 से 2750 के आसपास का भी मानते हैं। तो यहाँ पे जो है बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य, ये सभी तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात की सभ्यताएं हैं। तो यहाँ पे जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 5000 बीसी दिया गया है, तो वैसे टाइम पीरियड आपको मैंने बताया 2600 से 1900 है और 3200 से 2750 को कुछ इतिहासकार मानते हैं। ये जो है 2600 से 1900 एनसीईआरटी के अनुसार है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता ही इसका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि ये सभ्यताएं तो और बाद की हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता जो कि 2500 बीसी के आसपास विकसित हुई थी, इनको हम आज क्या कहते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, भारत और चीन।
तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो कि 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी, और ये जो है इसका विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में जो है इसका विस्तार है। और ये किस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है, और ये जो है पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में ये हड़प्पा सभ्यता स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप ने इसकी खोज की थी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, लगभग किस समय अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन दिया गया 2500 ईसा पूर्व, 4500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 6500 ईसा पूर्व। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो ये सभ्यता जो है NCERT के अनुसार 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में जो है अस्तित्व में आई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व इसका जो है सबसे सटीक आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन दिए गए हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी यहाँ पे ईंट के बने भवन। ईंट के बने भवन ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी। ये विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से प्रमुख है, और ईंट का प्रयोग यहाँ पे हुआ था हड़प्पा बस्तियों में। और इस समय की जो ईंटें थी वो एक निश्चित अनुपात में हुआ करती थी। वो अनुपात जो है क्या रहता था? 4:2:1 का अनुपात रहता था ईंटों का। यानी अगर ईंटों की लंबाई मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 4:2:1 का अनुपात रहता था ईंटों का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है कैसी सभ्यता है? ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, या लौहयुगीन, या अक्षयुगीन, या कांस्य युगीन सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो ये जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है इसको। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था। कांसे की बात करते हैं तो कांसा जो है किसका मिश्रण होता है? तांबा और टिन का मिश्रण होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को अब तक खोजा जा चुका है, जिसमें 925 जो केंद्र हैं 1400 में से 925 केंद्र जो है भारत में है। और ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है क्या बनाने के लिए तांबा और टिन को मिलाते थे? तो कांसा बनाने के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांस्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों यहाँ पे ये तीनों स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान हो जाते हैं। आजमगढ़ जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आजमगढ़। कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसके अलावा जो है चंदहुदड़ो जो है, और इसके अलावा लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये सब जी जो है सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, ये किस भाषा में जो है, किस भाषा के अनुसार ये अर्थ होता है मृतकों का टीला? ऑप्शन है फारसी, उर्दू, हिंदी और सिंधी। तो दोस्तों सिंधी भाषा में जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, सिंधी भाषा। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। ये नगर वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज की थी। राखल दास बनर्जी ने कब की थी? तो राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में। किसके निर्देशन में? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग
निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, यहाँ पे दिया गया है शिव, विष्णु, कबूतर, स्वस्तिक, किसकी पूजा नहीं करते थे? तो जो एक मोहर मिली थी मोहनजोदड़ो से जिस पर एक स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ था, इसके अलावा सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए एक पुरुष का चिन्ह मिला था जिसको माना जाता है कि वो भगवान शिव का आदि रूप है। तो शिव की भी पूजा करते थे, स्वस्तिक की भी पूजा करते थे। इसके अलावा ये जो मोहर मिली थी इसमें दाएं तरफ हाथी और बाघ और बाएं तरफ गैंडे और भैंसे का अंकन है। और इसके अलावा जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है धरती की पूजा करते थे उर्वरता की देवी मान करके। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। ये लोग विष्णु की पूजा नहीं करते थे। पशु पक्षी की पूजा करते थे तो उसमें जो है पक्षी में कबूतर भी आ जाएगा, लेकिन विष्णु की पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? यहाँ पे क्वेश्चन है हनुमान, काली, अयप्पा और पशुपति। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पशुपति। और सिंधु घाटी सभ्यता में एक जो है विशाल स्नानागार मिला था, कहाँ से मिला था? तो स्नानागार जो मिला था ये मिला था कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो से। और यहाँ पे जो है जो लिपि थी वो कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक लिपि होती थी, भाव चित्रात्मक। और ये किधर से किधर की ओर लिखी जाती थी? तो ये जो है दाएं से बाएं ओर, यानी कि इधर से जो है इधर की ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं ओर, दाएं से बाएं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? धौलावीरा जो कि पुरातात्विक स्थान है और ये गुप्त अवधि से जुड़ा है या मगध अवधि, सिंधु घाटी सभ्यता या चालुक्य अवधि? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से जो है धौलावीरा जुड़ा हुआ है। धौलावीरा जो है ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में। धौलावीरा जो है कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में कच्छ जिले में। गुजरात में कच्छ जिले में मनहर और मानसेहरा, कौन सी नदी? मनहर और मानसेहरा। मनहर और मानसेहरा नदी के आसपास जो है ये बसा हुआ था धौलावीरा। और इसकी खोज जो है किसने की थी? तो इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने। जेपी जोशी ने धौलावीरा की खोज की थी। और इसका उत्खनन जो है किसने किया था? तो उत्खनन, इसका खोज तो की थी जेपी जोशी ने, उत्खनन किसने किया था? तो इसका उत्खनन किया था आर.एस. बिष्ट के निर्देशन में। आर.एस. बिष्ट के निर्देशन में इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वेद हो जाता है ऋग्वेद। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? तो इसमें 10 जो है मंडल हो जाते हैं। इसमें कितने सूक्त हैं? तो इसमें 1028 जो है सूक्त हो जाते हैं, 1028 सूक्त हैं। और इसमें जो है कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,462 इसमें ऋचाएँ हो जाती हैं। और जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ता है, ऋचाएँ यानी श्लोक, तो जो ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ता है उसको पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को कहते हैं होत्र। ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। और ऋग्वेद का तीसरा मंडल से क्वेश्चन पूछा जाता है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है किस मंडल में है? तो तीसरा मंडल जो है इसमें दिया गया है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो कि किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। तो विश्वामित्र द्वारा रचित जो है ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, इसमें जो है सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। और इसके 9वें मंडल की बात करते हैं तो 9वें मंडल में सोम देवता, जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है? तो यहाँ पे पूछा गया कितने सूक्त हैं। मंत्र या सूक्त एक ही बात है। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्तों में जो है 1028 सूक्त में 11 जो है वल्खिल्य भजन भी हैं। 11 वल्खिल्य भजन शामिल हो जाते हैं इसमें।
तो 1028 सूक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो ये जो है देखिए बार बार पूछा जा रहा है, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों एवं वशीकरण के बारे में बताता है? तो जादू टोना और वशीकरण ये सब जो है कौन से वेद में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसको ब्रह्म वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को क्या कहते हैं? ब्रह्म वेद भी कहते हैं। तो इसमें जो है जादू टोना और इसके अलावा वशीकरण, भूत प्रेत और औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है इसमें। और अथर्ववेद में आप याद रखिएगा काशी का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो काशी का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है? तो संगीत का वर्णन किस वेद में है बताना है। ऑप्शन दिया गया है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो संगीत का जो वर्णन है वो मिलता है सामवेद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद में। सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक जो है किसको कहते हैं? तो भारतीय संगीत का जनक कहते हैं सामवेद को। और इसका जो पाठकर्ता होता है सामवेद का जो पाठकर्ता होता है यानी पुरोहित जो होता है सामवेद को पढ़ने वाला, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उद्गाता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो यजुर का अर्थ क्या होता है बताना है, जीवन या प्रकृति या बलिदान या सत्य। तो यजुर्वेद में जो है यजुर का अर्थ होता है बलिदान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बलिदान। यजुर्वेद में जो है हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ और बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे बलिदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? बीमारियों का उपचार जो है किस वेद में दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्य के सामान्य विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। और ये किसके द्वारा रचित है अथर्ववेद? तो ये जो है अथर्वा ऋषि के द्वारा। अथर्वा ऋषि के द्वारा जो है अथर्ववेद की रचना की गई है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो सत्यमेव जयते ये जो है किस प्राचीन शास्त्र से लिया गया है? ऑप्शन दिया गया है ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भगवद गीता या मत्स्य पुराण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ जो कि सारनाथ में है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते ये कहाँ पे है? तो ये सारनाथ में जो सिंह स्तंभ है अशोक द्वारा बनवाया गया था वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ से लिया गया है। और ये कहाँ पे है? मुंडकोपनिषद में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो अब यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की बात है। तो वसुधैव कुटुंबकम ये जो है किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है महाउपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और केन उपनिषद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा महाउपनिषद। महाउपनिषद से लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का जो है अर्थ क्या होता है? धरती ही परिवार है। धरती ही परिवार है ये जो है इसका अर्थ होता है। और ये महाउपनिषद से लिया गया है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कितने उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो यहाँ पे जो है उपनिषदों की बात करते हैं। उपनिषद जो कि भारतीय दर्शन के मूल स्रोत माने जाते हैं और इनको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं उपनिषदों की, तो भारतीय इतिहास में एक मुक्तिका उपनिषद है। मुक्तिका उपनिषद, इसमें बताया गया है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या मुक्तिका उपनिषद के अनुसार 108 है, जिसमें से जो है 11 उपनिषद ही प्रामाणिक माने जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद जो है 108 में से 11 उपनिषद जो है मुख्य माने जाते हैं,
ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो है बृहदारण्य उपनिषद। बृहदारण्य उपनिषद जो है ये सबसे बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद की बात करें तो ये जो है सबसे बड़ा हो जाता है। सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा हो जाता है मांडूक्य उपनिषद, ये जो है सबसे छोटा उपनिषद हो जाता है। जिसमें कितने श्लोक हैं? तो इसमें केवल 12 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो अगर हम बात करते हैं सबसे पुराने उपनिषद की, ऑप्शन है ईसा उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो सबसे पुराना उपनिषद हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद ये सबसे पुराना उपनिषद है। अगला है दोस्तों, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी हुई है? तो ये तो सभी को पता है कि जो भारतीय दर्शन है उसके अनुसार जो प्रत्येक वस्तु है वो 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर के बनी है, जिनको पंचभूत कहते हैं। और ये पंचभूत कौन से हैं? तो आकाश, वायु और इसके अलावा अग्नि और जल और इसके अलावा क्या हो जाएगा? पृथ्वी। तो ये पंचभूत हैं, इनसे मिलकर के कोई वस्तु बनी हुई है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनसे जो पदार्थ बने होते हैं उनको कहते हैं जड़ पदार्थ। वो पदार्थ कैसे होते हैं? जड़ पदार्थ होते हैं। उसमें सजीव बनने के लिए आत्मा चाहिए होती है, तो आत्मा जब इसमें आ जाती है तो वो सजीव हो जाता है। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। आत्मा को क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य में पुरुष कहते हैं। और जो सांख्य दर्शन है इसमें जो है प्रकृति को माना गया है पंचभूतों से बनी हुई है। प्रकृति जो है पंचभूतों से बनी हुई है। ये किस दर्शन में माना गया है? तो ये सांख्य दर्शन में माना गया है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता हो जाते हैं कपिल मुनि। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच में हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो कठोपनिषद की बात करते हैं। तो कठोपनिषद में नचिकेता और देवता यम के बीच में जो है बातचीत का उल्लेख है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगवान यम। और ये जो कठोपनिषद है ये यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। ठीक है, कौन सी शाखा का? यजुर्वेद शाखा का जो है ये उपनिषद हो जाता है। इस उपनिषद के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो हो जाते हैं कठ जो है एक ऋषि थे, तो उन्होंने इसकी रचना की थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे जो कि महाजनपद बन गए थे? तो अगर हम बात करते हैं महाजनपदों की संख्या कितनी थी आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में? तो दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात अगर हम करते हैं तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। 16 महाजनपद ये जो है आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। और इन 16 जनपदों का उल्लेख जो है अगर हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ में, किस बौद्ध ग्रंथ में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो बौद्ध ग्रंथ हो जाता है अंगुत्तर निकाय जो कि ये बौद्ध ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र, याद रखेंगे भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ था, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध की बात करते हैं, अवध को किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पे ऑप्शन है कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, काशी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कौशल। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। और प्राचीन काल में अवध को जो है कौशल के नाम से जाना जाता था, जो कि एक महाजनपद था। और वर्तमान में ये जो क्षेत्र है ये कहाँ पे है? तो ये फैज़ाबाद जिसका अब नाम तो अयोध्या हो गया है, तो वहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वो कौन सा जैन तीर्थंकर बना था? तो पार्श्वनाथ की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ ये जो है किसके पुत्र थे? तो ये
अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन जो कि एक क्षत्रिय थे और बनारस के राजा थे, तो उनके जो है ये पुत्र थे। और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 23वें तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था, प्रतीक चिन्ह, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है क्या था, तो सर्प जो है, सर्प इनका प्रतीक चिन्ह था। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, तो प्रथम जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जिनको आदिनाथ भी कहते हैं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था, इनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ यानी कि सांड। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो महावीर स्वामी जो है कितने तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो जैन धर्म में आपको पता है 24 तीर्थंकर हुए थे टोटल। तो 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी माने जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म इनका हुआ था 540 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इनको जो है ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी जृंभिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका नदी के किनारे। और किस पेड़ के नीचे, तो पेड़ आप याद रखेंगे साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है। तो त्रिरत्न की बात करते हैं। तो त्रिरत्न, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था त्रिरत्न के बारे में, ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था रेलवे में। ऑप्शन क्योंकि दिया गया है सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म। तो यहाँ पे बी और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। जैन धर्म में जो त्रिरत्न है उसको जो है सम्यक दर्शन, एक तो सम्यक दर्शन हो जाता है और सम्यक ज्ञान हो जाता है, और इसके अलावा जो है तीसरा रत्न हो जाता है सम्यक आचरण। ये जैन धर्म में भी त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट हो जाता है। बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न कौन सा हो जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न हो जाते हैं बौद्ध धर्म में। तो दोनों में जो है त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बी और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है। ऑप्शन दिए गए, इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तिका कौन सी हो जाती है, कुरान हो जाती है। सिख धर्म की गुरु ग्रंथ साहब हो जाती है। जैन धर्म की उपनिषद, तो ये सुमेलित नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा असंगत है, तो यही असंगत है। क्योंकि जैन धर्म की अगर हम पवित्र पुस्तक की बात करें तो जैन धर्म का जो प्राचीनतम साहित्य है वो है आगम। आगम जो है ये जैन धर्म का साहित्य है। और जैन रचनाओं में इसके अलावा जो है कथा काव्य, रास काव्य, ये सब रचनाएं हैं जो जैन रचनाकारों ने की है, पुराण काव्य। तो यहाँ पे उपनिषद जो है इसका दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जैन धर्म। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसका जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों 80 वर्ष की अवस्था में जो है मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की। गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। और इनका जन्म लेकिन हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु इनकी हुई थी 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन ये जो क्वेश्चन आया था ये इसमें 560 ईसा पूर्व दिया गया है और 480 ईसा पूर्व में मृत्यु इनकी दी गई है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था और इसी तरह जो है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे हालांकि 563 और 483 करके पूछना चाहिए था और रेलवे ने इसमें जो है सी ऑप्शन को राइट आंसर माना था। लेकिन आप याद रखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था और मृत्यु 483 बीसी में हुई थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो माया देवी जो कि गौतम बुद्ध जी की माता जी थी और इन्होंने जो है जन्म दिया था किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म मैंने आपको बताया 563
ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी नामक स्थान में, जो कि कपिलवस्तु में है। कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान, जो कि अभी तो वर्तमान में नेपाल में ये पड़ता है। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता थे शुद्धोदन। शुद्धोदन जो है इनके पिता थे। और ये जो है शाक्य वंश के मुखिया थे। किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से ये संबंधित थे। और गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसको फल्गु नदी भी कहते हैं। निरंजना या फल्गु नदी भी कहते हैं। तो निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की नींव कितने महान सच्चाइयों एवं कितने अंगीय पथ पर आधारित है? तो बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य, जिनको महान सच्चाइयाँ कह सकते हैं, एवं 8 अष्टांगिक मार्गों की बात कही है, जिनको 8 अंगीय पथ कह सकते हैं। तो इन्हीं पर जो है बौद्ध धर्म की नींव आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग जो है ये बौद्ध धर्म की नींव है। 4 आर्य सत्य कौन से हैं? तो पहला है संसार में दुख है, दूसरा है दुख का कारण होता है, तीसरा है दुख का निवारण है, और चौथा क्या दिया गया है? दुख का निवारण के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। और इसमें 8 अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक यानी सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम। सम्यक का मतलब होता है सही व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये जो है 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है? तो 4 महान सच्चाइयाँ जिनको 4 आर्य सत्य बोलते हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं है? दिया गया है संसार दुखों का घर है। तो संसार में दुख है, संसार दुखों का घर है, ये पहला आर्य सत्य हो जाता है। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण होता है। और क्या है दुख का कारण? इच्छाएं। जो हमारी इच्छाएं हैं वो ही दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य क्या है? कि दुख का निवारण है। और निवारण क्या है? कि हम अगर इच्छाओं का त्याग कर दें तो जो है दुख का निवारण हो सकता है, यही जो है निवारण है। तो इसमें दिया गया सी ऑप्शन, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। तो ये गलत दिया गया है, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए इच्छाओं से छुटकारा अगर मिल जाता है तो दुखों का निवारण होता है। तो ये जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये महान सच्चाइयों में से नहीं है। फिर दिया गया है ये 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है। 8 फोल्ड पथ यानी कि अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग का पालन करके जो है इच्छाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये भी जो है आर्य सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक पवित्र धर्मग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक की बात करते हैं तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से पिटक हैं? तो सुत्त पिटक एक है, सुत्त पिटक, और दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक, और तीसरा हो जाता है अभिधम्म पिटक हो जाता है तीसरा पिटक। सुत्त पिटक की बात करते हैं तो इसमें जो है उपदेश दिया गया है, जो गौतम बुद्ध जी ने उपदेश दिए हैं वो इसमें संग्रहित हैं उपदेश। और विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में मठ में निवास करने वाले भिक्षु और भिक्षुणी जो भी हैं उनके बारे में जो नियम है, आचार विचार के और अनुशासन है, उनके बारे में, नियम और अनुशासन के बारे में इसमें बताया गया है। और अभिधम्म पिटक की बात करते हैं तो इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें जो है दार्शनिक सिद्धांतों की बात कही गई है अभिधम्म पिटक में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किन उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है? तो त्रिपिटक जो है बात करते हैं त्रिपिटक की, तो अभी पिछले क्वेश्चन में बात हुई, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म के उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है त्रिपिटक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला जो उपदेश दिया था ये कहाँ पे दिया था? तो पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है सारनाथ, तो वहाँ पे जो है ये तीर्थ स्थल है, तो वहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने यहीं पे पहला उपदेश दिया था। और पहला जो उपदेश दिया था उसको किस नाम से जानते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था।
फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध जी की बात करते हैं तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोध गया। इसको जो है प्राचीन काल में उरुवेला के नाम से जाना जाता है। बोध गया या उरुवेला में जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस पेड़ के नीचे, तो बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष जो कि पीपल का वृक्ष था, तो बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद जो है ये बुद्ध कहलाते हैं। और बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती जो कि कौशल की राजधानी थी, कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश यहाँ पे दिया था। और इनकी माता का नाम क्या था गौतम बुद्ध की, तो माता का नाम था महामाया। महामाया जो है इनकी माता का नाम था। ये किस वंश से संबंधित थी, तो पिता जो है इनके शाक्य वंश से संबंधित थे शुद्धोधन, और माता इनकी जो है कोलीय वंश से संबंधित थी। कोलीय वंश से संबंधित थी इनकी माता। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था। तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग नाम का चीनी विद्वान रहता था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुआन जांग। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो बोध गया ये कहाँ पे है, ये बिहार राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे, तो बोधि वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया था। तो किस भाषा का प्रयोग किया था, तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा पाली भाषा का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पाली भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश में दिया था। कहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था, तो पहला उपदेश आपको पता है कि सारनाथ में इन्होंने दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और पहला जो उपदेश दिया था इसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जन्म के जीवन का वर्णन मिलता है। तो जातक कथाओं की बात करते हैं तो इसमें जो है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जातक कथाएं जो है किस पिटक में वर्णित है, तो याद रखिएगा जातक कथाओं का वर्णन जो है सुत्त पिटक में है। सुत्त पिटक में जो है जातक कथाओं के बारे में उल्लेख है। और ये जो कथाएं हैं व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है क्या है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व कितने शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है कई मामले में अशांति का काल था, क्योंकि इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, द्वितीय नगरीकरण घटित होता है और वैदिक धर्म में जो है तमाम रूढ़िवादिता आ जाती है, कट्टरता आ जाती है, शूद्रों में काफ़ी असंतोष होता है। तो इस कारण से कई धर्म जन्म लेते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी जो है काफ़ी प्रमुख हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे 6वीं शताब्दी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है माया, त्रिशला, कनिका, कौशल्या। तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम था महामाया या माया देवी भी लेकर के आता है। माया देवी या महामाया जो है, जो कि किस वंश से संबंधित थी, तो कोलीय वंश से ये संबंधित थी, कोलीय वंश से संबंधित थी। और गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर जो है गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, तो प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थी, तो ये जो है माया देवी की बहन थी, यानी कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। तो ये जो है इनका पालन पोषण करती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था, माया देवी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम डैश और पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा गया है
बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जो आचार के नियम है वो किसके और पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो आचार के नियम जो है वो अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वो पंचशील के सिद्धांत के नाम से नहीं जाने जाते हैं। पंचशील के सिद्धांत जो है वो अलग है। पंचशील के सिद्धांत क्या है कि अहिंसा है, चोरी ना करना और व्यभिचार से दूर रहना, झूठ ना बोलना और मादक पदार्थों से दूर रहना, ये जो है पंचशील के सिद्धांत हैं जो कि बुद्ध के द्वारा दिए गए थे। और अष्टांगिक मार्ग अलग है, जबकि इसमें जो है आचार के नियम और पंचशील के सिद्धांत दोनों एक ही बता दिया गया है। तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन को आरआरबी के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे इसका कोई आंसर नहीं होगा। अष्टांगिक मार्ग जो है वो अलग है। वो कौन से हैं तो वो मैंने आपको बताया, सम्यक दृष्टि यानी कि सही दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये जो है अष्टांगिक मार्ग है। और पंचशील सिद्धांत मैंने आपको बताया वो अलग है। फिर दोस्तों अलग क्वेश्चन है अगला, डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो किस वास्तुकला में चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध वास्तुकला। बौद्ध वास्तुकला में जो है चैत्य होते हैं, विहार होते हैं, स्तूप होते हैं। चैत्य की बात करें तो चैत्य जो है पूजा स्थल होते थे, पूजा स्थल जो है चैत्य होते थे। विहार का मतलब होता है, विहार जो है जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनका निवास स्थान जो है उसको कहते थे विहार। स्तूप जो है, स्तूप क्या होते थे तो स्तूपों का निर्माण जो है गौतम बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए जो है स्तूपों का निर्माण किया जाता था। वहाँ पे गौतम बुद्ध के जो अवशेष थे वो रखे जाते थे और वहीं पे स्तूप बना दिया जाता था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दांत का मंदिर की बात करते हैं तो दांत का मंदिर ये जो है श्रीलंका के कैंडी शहर में, कहाँ पे, श्रीलंका के कैंडी शहर में जो है स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के कैंडी शहर में दांत का मंदिर है। यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे गौतम बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैंडी जो कि श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी और ये स्थान जो है यूनेस्को के विरासत स्थलों में भी शामिल है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध जी का दांत रखा गया था, तो ये इसीलिए जो है प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला है दोस्तों, बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो धम्मेक स्तूप की बात करते हैं। धम्मेक स्तूप है सारनाथ में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण जो है किसने कराया था, धम्मेक स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। सम्राट अशोक ने जो है, जो कि मौर्य वंश के शासक थे, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर की बात करते हैं। ये जो है इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में स्थित है और ये जो है एक बौद्ध विहार है और ये संसार में आज भी जो है सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया में है बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जहाँ ये मानते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द हॉली बुद्ध भी कहा जाता है। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, किसको, पंचवगियों को दिया था। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने धम्मेक स्तूप का निर्माण करवाया था। इनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है और इसे जो है सीट ऑफ द हॉली बुद्ध भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। ऑप्शन है आगम, ब्राह्मण, पुराण और त्रिपिटक। तो त्रिपिटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था त्रिपिटक जो है 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसमें जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, तो यहाँ पे त्रिपिटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, भारत का एक धर्म जोरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो जोरो ऑस्ट्रियन या जो है इसको पारसी धर्म कहते हैं। तो पारसी धर्म की जो आबादी है मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है पारसी धर्म ज़्यादातर निवास करते हैं। और इस धर्म के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक इसके हो जाते हैं महात्मा जरथुष्ट्र। जरथुष्ट्र जो है इसके संस्थापक हो जाते हैं और भारत में इसे पारसी धर्म के नाम से जानते हैं, जो कि ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। कहाँ का है ये धर्म, ईरान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान है।
एक युग्म भिन्न है, कौन सा युग्म शेष से भिन्न है बताना है। ऑप्शन दिया गया अवेस्ता पारसी, तो जैन अवेस्ता ये जो है पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। तोरा की बात करते हैं तो तोरा यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का हो जाता है। और मंदिर दिया गया हिंदू धर्म का, तो हिंदू धर्म का मंदिर पवित्र ग्रंथ नहीं है बल्कि क्या है, पूजा स्थल होता है। तो यही जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, जैन अवेस्ता किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैन अवेस्ता की बात करते हैं तो ये जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जैन अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर मैंने आपको बताया था संस्थापक कौन थे, जरथुस्त्र जो है, जो कि ईरानी थे, और ये जो है पारसी धर्म के संस्थापक थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जो है जैन अवेस्ता पुस्तक में संकलित है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, यहूदी धर्म किस धर्म का पालन करते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, यहूदी जो है किस धर्म का पालन करेंगे, यहूदी धर्म का। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे दिया गया धम्मपद, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब, त्रिपिटक। तो धम्मपद ये जो है बौद्ध धर्म से हो जाता है, तोरा ये यहूदी धर्म से संबंधित है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब ये तो सिख धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र डैश एवं पुत्री डैश भी शामिल थे। तो सम्राट अशोक की बात करते हैं, इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अपने पुत्र को भेजा था। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, पुत्री का नाम संघमित्रा था। तो महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका किस लिए भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्र और संघमित्रा। अशोक की बात करते हैं तो अशोक का शासनकाल जो है 273 BC से लेकर के 232 BC तक था। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। और इसका जो है एक नाम याद रखिएगा, देव नाम प्रिय। देव नाम प्रिय जो है ये इसका नाम था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। तो संघमित्रा जो कि पुत्री थी और महेंद्र वर्मन पुत्र था किसका, अशोक का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डैश ने धर्म विजया यानी कि धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। तो किसने जो है धर्म विजय यानी धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। अशोक जो कि मौर्य वंश के जो है चक्रवर्ती सम्राट थे और इन्होंने जो है धर्म विजया यानी धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कलिंग युद्ध में जो नरसंहार हुआ था उससे जो है इनका मन काफ़ी द्रवित हो गया था। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और इन्होंने ही धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो दोस्तों कलिंग की बात करते हैं, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कलिंग युद्ध। और ये आधुनिक युग में कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उड़ीसा। तो कलिंग युद्ध जो कि अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था और ये युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व हुआ था। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ था जिसको देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने हिंसा जो है त्याग दी थी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी इसने किया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलिंग युद्ध के बाद जो है उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। ये युद्ध ओडिशा में कब लड़ा गया था। तो कलिंग युद्ध मैंने आपको बताया कि ये 261 ईसा पूर्व जो है ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें अशोक विजयी हुआ था, लेकिन कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया था
और ये जो बात है कलिंग युद्ध की और इसके हृदय परिवर्तन की, ये कलिंग के किस शिलालेख में वर्णित है? याद रखिएगा 13वें शिलालेख में, जो 13वां शिलालेख है उसमें जो है कलिंग युद्ध का वर्णन दिया गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो चंद्रगुप्त का पुत्र कौन सा पुत्र है जो कि मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो चंद्रगुप्त जो है ये प्रथम शासक था जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, और ये पहला शासक था। फिर इसका पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार ये जो है दूसरा शासक था, और ये किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र हो जाता है अशोक। बिंदुसार की बात करते हैं तो इसका जो शासनकाल था 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक इसका जो है शासनकाल था। बिंदुसार की बात करते हैं तो इसको अमित्र घात के नाम से भी जानते हैं। अमित्र घात यानी कि दुश्मन पर घात करने वाला। और इसके अलावा वायु पुराण में इसको भद्रसार भी कहा गया है। भद्रसार या वारिसार इसको कहा गया है किसमें? वायु पुराण में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। तो सम्राट अशोक किसका पुत्र था? यहाँ पे बताना है चंद्रगुप्त मौर्य का या चंद्रगुप्त द्वितीय का, बिंदुसार का या बिंबिसार का। तो सम्राट अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था जो कि मौर्य वंश से संबंधित था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, बिंदुसार का जो है पुत्र था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक की बात करते हैं। देखिए वही क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। सम्राट अशोक ये पुत्र था किसका? बिंदुसार का, और बिंदुसार का ही क्या हो जाएगा? उत्तराधिकारी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक ये 269 ईसा पूर्व जो है ये मगध की गद्दी पर बैठा था, और इससे पहले ये अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे सुसीम की बात करते हैं। सुसीम जो है ये अशोक का सौतेला भाई था, और ये बिंदुसार का ये बड़ा लड़का था, इसीलिए सुसीम की हत्या कर देता है अशोक। ठीक है, तो ये जो है बिंदुसार का बड़ा लड़का था और अशोक का सौतेला भाई था। चंद्रगुप्त मौर्य ये बिंदुसार का पिता था और मौर्य वंश का संस्थापक था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? तो सम्राट अशोक की बात करते हैं तो इसने जो है यहाँ पे पूछा गया है कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर, यानी कि शिलालेखों की बात पूछी गई है। सम्राट अशोक ने कितने शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सम्राट अशोक ने 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवा करके प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया था ताकि लोग उसके अनुसार आचरण कर सकें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो अशोक जो है किस वंश के थे? आपको पता है कि ये मौर्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मगध, पाटलिपुत्र, नालंदा या तक्षशिला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? तो 323 ईसा पूर्व जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसको पराजित करके, तो नंद वंश के शासक थे घनानंद को पराजित करके जो है मौर्य वंश स्थापित किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश साम्राज्य की राजधानी हो जाती है पाटलिपुत्र। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? यहाँ पे बताना है, गुप्त के, मौर्य के या प्रतिहार या राष्ट्र को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य। कौटिल्य की बात करते हैं तो ये जो है चाणक्य का ही नाम था कौटिल्य, और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे। विष्णुगुप्त भी जो है चाणक्य का ही नाम था, जो कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, और इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो ये जो है इसमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है।
तो अर्थशास्त्र ये जो है इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है बल्कि राजनीति से संबंधित है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम मैंने आपको बताया कि विष्णुगुप्त जो है इनका और नाम था। इसके अलावा कौटिल्य भी इनको कहा जाता था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? तो मेगास्थनीज जो कि भारत आया था और इसका संबंध किस देश से था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और किसके कहने पर आया था? तो यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में ये जो है सेल्यूकस के कहने पर ये आया था। किसके दरबार में? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा यूनान। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भूमि अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? यहाँ पे इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था बताना है। ऑप्शन दिया गया है अमात्य, समाहर्ता, रज्जुक, चाणक्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रज्जुक। तो सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी जो कि भूमि का सर्वेक्षण करता था, भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का जो है पालन करता था। और इनको क्या कहते थे? इन अधिकारियों को रज्जुक कहते थे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस की बात करते हैं। तो मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है? विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाते हैं। और इस ग्रंथ में जो है मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। इसमें जो है इस किताब में चंद्रगुप्त को मौर्य को वृषल और इसके अलावा कुलहीन भी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस नाटक। इसमें किस राजा की कहानी है? तो इसमें यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश को समाप्त किया था शुंग वंश ने। शुंग वंश, इसके संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या करके कब की थी? 185 ईसा पूर्व जो है वृहद्रथ की हत्या की थी और फिर जो है शुंग वंश की स्थापना की। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट मैंने आपको बताया कि बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था, जिसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी और पुष्यमित्र ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो कनिष्क की बात करते हैं। तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। इसने जो है 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया था और इस उपलक्ष्य में इसने एक संवत चलाया था जिसको शक संवत कहते हैं। 78 ईस्वी में जो है इसने शक संवत चलाया था अपने राज्यारोहण की खुशी में। और शक संवत ये जो है भारत सरकार के द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है। 78 ईस्वी को शक युग का आरंभ भी माना जाता है। इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में? तो वसुमित्र जो है चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। और कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? राज्य वैद्य कनिष्क का कौन था? तो कनिष्क का जो राज्य वैद्य था वो था चरक जो है इसका राज्य वैद्य था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? तो कनिष्क की मृत्यु हुई थी 102 ईस्वी में। और अगर हम बात करते हैं कुषाण वंश के अंतिम शासक की, तो कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो था वासुदेव। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का सम्राट था?
तो दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन है, कनिष्क जो है किस वंश का सम्राट था? कुषाण वंश का। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शक युग प्रारंभ हुआ था। तो शक युग जो है मैंने आपको बताया कि 78 ईसा पूर्व जो है शक युग प्रारंभ हुआ था, जब उसने शक संवत चलाया था कनिष्क ने। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे? तो अगर हम कुषाण वंश की बात करते हैं तो कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर शासक था कनिष्क। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि कुषाण वंश का कौन सा शासक था? तीसरा शासक था। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखेंगे, कुषाण वंश की स्थापना की थी कुजुल कडफिसेस ने। कुजुल कडफिसेस ने जो है कुषाण वंश की स्थापना की थी। और तीसरा शासक था कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ईसा पूर्व डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो ईसा पूर्व किस शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पहली शताब्दी। ईसा पूर्व पहली शताब्दी। और कौन सी ईस्वी? तो 15वीं ईस्वी। 15वीं ईस्वी में जो है 15वीं ईस्वी में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। किसने? कुषाणों ने। कुषाण वंश का संस्थापक मैंने आपको बताया था कुजुल कडफिसेस था, जो कि कहाँ से संबंधित था? तो ये जो है चीनी समुदाय से संबंधित था। ठीक है, तो कुजुल कडफिसेस ने स्थापना की थी कुषाण वंश की। और ये ईसा पूर्व पहली शताब्दी की शुरुआत में इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था। तो कलिंग के किस राजा ने जो है हाथी गुम्फा शिलालेख लिखा था? तो दोस्तों उड़ीसा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसे कलिंग राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, खारवेल ने इसको उत्कीर्ण कराया था। और ये जो लेख है ये प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में ये जो है अभिलेख है। और प्राचीन इतिहास में इसका जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसको आप याद रखेंगे, हाथी गुम्फा शिलालेख खारवेल राजा ने इसको उत्कीर्ण कराया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के यहाँ पे बताना है दरबारी कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के राज कवि थे। और ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने रचना की थी हर्षचरित। हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। और इसके अलावा जो है कादम्बरी की रचना भी इन्होंने की थी, कादम्बरी। और इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई ये पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे। इन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो चंद्रबरदाई ने की थी। इसके अलावा जयदेव दिया गया है। तो जयदेव ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। किसके? लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि कौन थे? तो जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इन्होंने जो है किसकी रचना की थी? तो गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है किसने लिखा है? जयदेव ने। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास कौन लोग प्रभुत्व में आए थे और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था? तो दोस्तों हर्ष की मृत्यु के बाद जो है उसका जो साम्राज्य था छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया था। इसमें अधिकांश जो राज्य के शासक थे वो राजपूत जाति के थे। 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के आसपास जो है ये राजपूत लोगों का जो शासन था राजपूत युग के नाम से जाना जाता था। और इन्हीं के काल को जो है भारत के अंधे युग के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत में जो है एक तो गुर्जर प्रतिहार थे और एक पाल वंश था और एक राष्ट्रकूट थे। तो इनके बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, जिसमें गुर्जर प्रतिहार जो है विजयी हुए थे। गुर्जर प्रतिहार जो है विजयी हुए थे। और इनका जो संघर्ष हुआ था किसके लिए हुआ था? तो कन्नौज पर शासन के लिए जो है इनका संघर्ष हुआ था। तो गुर्जर प्रतिहार विजयी हुए थे और इन्होंने जो है कन्नौज पर अधिकार किया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था।
तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का किस ईस्वी तक गुजरात तक विस्तार कर लिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था, तो कहाँ 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था बताना है। तो इत्सिंग की बात करते हैं। इत्सिंग जो है चीनी बौद्ध यात्री था और ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और वो दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर के भारत आया था। सुमात्रा और लंका होते हुए वो कहाँ पहुँचा था? ताम्रलिप्ति पहुँचा था। ताम्रलिप्ति पहुँचा था जहाँ वो 3 साल तक रुक करके संस्कृत का अध्ययन किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ताम्रलिप्ति। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के राजाओं के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था और ये संघर्ष किस लिए हुआ था? तो कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन विजयी हुए थे? तो गुर्जर प्रतिहार जो है इसमें विजयी हुए थे और ये संघर्ष जो है 200 वर्षों तक चला था। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वेनसांग की बात करते हैं। वेनसांग जो कि चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में जो है ये 7वीं सदी में जो है ये भारत आया था और इसकी एक रचना है सी यू की इसकी पुस्तक है, इसको आप याद रखेंगे। इसमें जो है उस समय के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और प्रशासनिक पक्षों का इसने वर्णन किया था और ये भारत में कब से कब तक रहा था? तो 627 ईस्वी से लेकर के 643 ईस्वी तक ये भारत में रहा था और बौद्ध शास्त्रों का इसने अध्ययन किया। और यात्रियों का राजकुमार किसको कहते हैं? तो यात्रियों का राजकुमार कहते हैं किसको? हर्षवर्धन को। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्षीय लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि चीनी बौद्ध भिक्षु कौन था? वेनसांग, जो कि जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 627 से लेकर के 643 ईस्वी तक भारत में 17 वर्ष तक रहा था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसी को क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा था? तो कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया था? तो आपको पता है वेनसांग जो है ये नालंदा आया था और किसके काल में? तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने कहाँ पे छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मगध। तो दोस्तों 4वीं शताब्दी में उत्तर भारत के मगध में एक नए वंश का उदय हुआ जिसको क्या कहते हैं? गुप्त वंश कहते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के पतन के बाद जो है जो मगध की राजनीतिक एकता नष्ट हो गई थी उसको पुनः स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो गुप्त वंश को ही जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कौशल, काशी और उज्जैन। तो दोस्तों गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ जिसमें से मगध में गुप्त राजवंश भी एक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? मैंने आपको बताया श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश का संस्थापक था। इसके बाद जो है श्रीगुप्त के बाद कौन शासक हुआ था? तो घटोत्कच जो है इसके बाद शासक हुआ था। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को कहते हैं वास्तविक संस्थापक। इसका शासनकाल जो है 319 से लेकर के 334 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल था। इसको जो है गुप्त वंश का क्या मानते हैं? वास्तविक संस्थापक। और गुप्त वंश की राजधानी मैंने आपको बताया पाटलिपुत्र थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया
गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वास्तविक संस्थापक मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसके वास्तविक संस्थापक थे, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम तो ऑप्शन में कहीं दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे रेलवे ने जो है श्रीगुप्त को इसका राइट आंसर माना था। श्रीगुप्त जो कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन ऑप्शन जो है नहीं है चंद्रगुप्त प्रथम, इसलिए श्रीगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दिया गया है चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त ये जो है मौर्य वंश से संबंधित था, इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और बिंबिसार की बात करते हैं तो बिंबिसार ये हर्यक वंश से संबंधित था, हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने, तो ये जो है सही सुमेलित नहीं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज राजा ये चोल वंश से संबंधित था, और कनिष्क जो है आपको पता है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, तो ये भी सुमेलित है। बिंबिसार ये जो है हर्यक वंश से संबंधित था, तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो दोस्तों गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है फाहियान। ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। और फाहियान की भारत यात्रा का जो उद्देश्य था, ये बौद्ध हस्तलिपियों और बौद्ध स्मृतियों को खोजना इसका जो है उद्देश्य था, इसलिए फाहियान ने उन्हीं स्थानों का भ्रमण किया जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान थे, उन्हीं का भ्रमण इसने किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा फाहियान। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डैश 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो 7वीं और 8वीं सदी में कौन जो है बहुत शक्तिशाली हो गए थे और उनकी राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पल्लव। 7वीं और 8वीं सदी में पल्लव एक शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुए थे। इनका जो वास्तविक संस्थापक था पल्लव वंश का वो था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक था, और इसकी उपाधि आप याद रखेंगे, इसकी उपाधि थी अवनी सिंह। अवनी सिंह किसकी उपाधि थी? तो सिंह विष्णु जो कि पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक था, तो इसकी जो है उपाधि थी अवनी सिंह। और दोस्तों पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम जो है पल्लवों की राजधानी थी। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है ये जो है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने जो है कांची के कैलाश मंदिर को बनवाया था, कैलाश मंदिर जो कि कांची का कैलाश मंदिर है इसको बनवाया था। और इसके अलावा याद रखेंगे महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है उसको बनवाया था, महाबलीपुरम का मंदिर इसने बनवाया था, महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था। और इसके अलावा ऐरावतेश्वर मंदिर भी किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो पांड्य वंश की बात करते हैं। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। तमिल प्रदेश का इतिहास अगर बात करें मुख्य रूप से 3 राजवंशों का रहा है, एक तो चोल और चेर और पांड्य। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं पांड्य राजवंश की, तो इसका जो साम्राज्य था ये तमिल प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी छोर पर फैला हुआ था, बेल्लारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बेल्लारी नदी के किनारे जो है पांड्य वंश का साम्राज्य फैला हुआ था, और पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? मदुरै। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डैश मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। तो किसने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पांड्य वंश के शासकों ने मदुरै के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया था। और पांड्य वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो पांड्य वंश की जानकारी जो है संगम साहित्य से प्राप्त होती है। संगम साहित्य से जो है पांड्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि तमिल रचना है। और मदुरै दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक जो है मुख्यालय नगर है। यह नगर अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है, और मदुरै में जो है एक फेमस मंदिर आप याद रखेंगे, मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पे है? मीनाक्षी मंदिर हो जाता है आपका मदुरै में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पूर्व चोल राजाओं में किसे सबसे महान माना जाता है? तो दोस्तों पूर्व चोल राजाओं में सबसे महान शासक माना जाता है करिकाल को। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चोल राजाओं की बात करते हैं तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, इन्होंने प्रारंभिक राजधानी बनाया था उत्तरी मल्लूर को। उसके बाद जो है इन्होंने बनाया था उरैयूर को।
उरैयूर को जो है फिर राजधानी बनाया, फिर जो है तंजावुर को राजधानी बनाया था। प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मंगलोर, फिर उरैयूर, फिर तंजावुर। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो करिकाल, या इसको जो है करिकला के नाम से भी जानते हैं। ये जो है सबसे प्रतापी शासक था और इसने जो है वर्णी का युद्ध लड़ा था। कौन सा? वर्णी का युद्ध इसने लड़ा था। इसमें जो है चेर और इसके अलावा चेर और पांड्य शासकों के अलावा 11 शासकों को, चेर और पांड्य के साथ 11 शासकों को इसने जो है इस युद्ध में पराजित किया था। और इसने कावेरी नदी के तट पर एक पुहार पत्तन जिसको कावेरी पत्तन के नाम से जानते हैं, तो इस नगर की स्थापना की थी। पुहार पत्तन नगर की स्थापना की थी किसने? करिकाल ने। कावेरी पत्तन जो कि ये चोल राजाओं का प्रमुख बंदरगाह था। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, करिकाल। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।